आज 8 फरवरी 2025 के दिल्ली चुनाव की सारी बड़ी अपडेट इस के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली में जो 27 साल से होता चला आ रहा है वही होगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर 70 सीटों पर लगातार शुरुआती रुझान की और ट्रेंड की और दिल्ली बढ़ने लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि अचानक से सर्वे कराने वाले लोगों ने भी पलटी मारनी शुरू कर दी है। दोस्तों जो ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने आ रही है जिसके अनुसार अचानक से एग्जिट पोल के नतीजों से इतर फलौदी सट्टा बाजार के समीकरण में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों अचानक से बताने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन 36 का आंकड़ा प्राप्त कर सकती है और बीजेपी को 34 सीटें मिल सकती है या फिर मुकाबला कांटे का हो सकता है और कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। दोस्तों यानी ये जो एक आंकड़ा दिया जा रहा है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी को 34, बीजेपी को 34 और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। यानी दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तय कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इस तरीके के आंकड़े आ सकते हैं। आपको बता दें कि अंतिम आंकड़े सेटल होने तक इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अचानक से इनकी जुबान पलटने का कारण यही है कि अपनी इज्जत बचा रहे हैं दोस्तों, ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई माहौल ना बने, इसीलिए अब आंकड़ों में बदलाव करके दिखाने लगे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अब ये संकेत स्पष्ट है कि 5 बजे तक जो अंतिम रिजल्ट होंगे वो कांग्रेस पार्टी के अच्छे और पॉजिटिव होंगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में क्या आपस में तनातनी चल रही है? पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी देवेगौड़ा ने एक बड़ा खुलासा किया है। राज्यसभा में उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए के उपाध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। देवेगौड़ा ने दावा किया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान की ऐसा हुआ था। 2024 में मोदी को मात्र 240 सीटें मिली थी, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने अपने समर्थन से बीजेपी की सरकार बनवा रखी है। दोस्तों इसके बावजूद मोदी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में आपस में पहले से ही तनातनी है। दोस्तों क्या चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के और बिहार के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? जो भी जानकारी से जुड़ी आती रही अब तक लगातार पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बीजेपी ने पहले शिंदे को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाया और अब उनकी भाजपाई जासूसी करा रहे हैं। दोस्तों फोन टैपिंग की जा रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा यह है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच में मतभेद बढ़ गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार, विभागों का वितरण और पालक मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर आपस में पहले से ही मतभेद हो रखा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री की सोशल वॉर बैठक में शिंदे का ना होना इन भेदभाव की और स्पष्टता देता है। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार संजय राउत ने दावा किया है कि शिंदे के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई दावे हुए हैं। बीजेपी ने शिंदे से वादा किया था कि विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन पहले तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उसके बाद शिंदे को शक है कि दिल्ली की एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और उनके साथियों के फोन टेप किए जा रहे हैं। यानी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जीने भी नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों उनके लोगों के फोन टेप कराने का मतलब ही यही है कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है, जासूसी करा के सब कुछ जानने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत गंभीर मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी ने वाकई ऐसा किया होगा तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि भाजपा ने राजस्थान में ऐसा किया है। दोस्तों ये बयान कोई और नहीं, कोई विपक्ष का नेता नहीं दे रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान सरकार में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दिया है। दोस्तों उन्होंने अपनी सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार मंत्रियों के कॉल रिकॉर्डिंग करने और सीआईडी लगाने की कोशिश करती है और सीआईडी लगाया भी जाता है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने इस बयान पर चिंताजनक स्थिति बताई है। दोस्तों यानी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार को लेकर अपने ही मंत्रियों में डर है कि उनके फोन टेप किए जा रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग इकट्ठा की जा रही है और सीआईडी भी पीछे लगाई गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो आरोप लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं सच हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी राजस्थान में कर सकती है तो कहीं भी कर रही होगी और अपने नेताओं ने ही पूरी तरीके से भाजपा और पूरे उनके प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी है। दोस्तों आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने कह दिया है कि यह केवल बयान नहीं है बल्कि सबूत के साथ में चुनाव आयोग से सवाल पूछे गए हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए एक के बाद एक कई सारे सवाल दागे हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2019 से लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में 5 साल के अंदर मात्र 32 लाख नए वोटर्स ऐड हुए थे, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर विधानसभा चुनाव 2024 के बीच में मात्र 4 से 5 महीने में 39 लाख नए वोटर्स ऐड कर दिए गए हैं। 5 साल में जितने वोटर जुड़े उससे ज्यादा 5 महीने में लोगों को जोड़ा गया। हिमाचल प्रदेश के कुल वोटर्स की आबादी के बराबर नए वोटर्स महाराष्ट्र के चुनाव में ऐड किए गए। महाराष्ट्र के चुनाव में कई वोटर्स एक से दूसरे बूथ पर शिफ्ट किए गए। हमें लोकसभा और विधानसभा के वोटर्स की पूरी सूची चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या वयस्कों की आबादी से ज्यादा कैसे है? जहां नए वोटर्स को जोड़ा गया वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के इन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब डर लगने लगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से भी जवाब सामने आ गया है। दोस्तों इसी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को एक स्टेक होल्डर के तौर पर देखता है, यानी उनका भारत के चुनाव में स्टेक होता है, इसीलिए उनको स्टेक होल्डर के तौर पर देखा जाता है, एक पार्टी के तौर पर देखा जाता है। इसलिए जिम्मेदारी है कि जितने भी सवाल पूछे गए सबका जवाब चुनाव आयोग देगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम लिखित में सारे सवालों का जवाब देंगे और फैक्चुअल बातें करेंगे और पूरे देश में एक ही तरीके के नियम का पालन किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने उन पर देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से क्या जवाब आता है। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई जवाब होगा? अगर जवाब होता तो इतने दिनों तक उन्होंने जवाब दे दिया होता और अब उनको मुंबई हाईकोर्ट की ओर से फटकार लगा, नोटिस मिला है, तब जाकर अब कह रहे हैं कि हम रिटेन में जवाब देंगे। लेकिन लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जवाब फैक्चुअल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जस्टिफाई करे उनके आर्ग्यूमेंट
को राहुल गांधी के सबूतों को अगर खारिज नहीं कर पाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर से गंभीर सवालों के घेरे में आ जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय जो लेकर साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे किस और होंगे दोस्तों, आप लोग इस बात से भी समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक राजधानी में कुल 60% लोगों ने वोट डाला है। दिल्ली में मुख्य चुनाव अधिकारी ने जो उपलब्ध करवाए हैं आंकड़े, उसके अनुसार 60.54% के आसपास वोटिंग हुई है। मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा 69% लोगों ने वोट डाला है, जबकि सबसे कम मतदान मॉडल टाउन में हुआ है। 53.62% के आसपास वोट पड़े हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चुनाव का ये ट्रेंड आपको कुछ संकेत दे रहा है? इसी के साथ में गर्माती सियासत के बीच में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उनके उम्मीदवारों पर डोरे डाल रही है। 16 उम्मीदवारों को बीजेपी की तरफ से फोन किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 50+ सीटें जीतने जा रही है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने जो बोला वही करके दिखाया है। दोस्तों, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने वाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का पिंडदान कर दिया। मिल्कीपुर के उपचुनाव में हुई गड़बड़ी को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव आयोग के कफन लेकर दिल्ली पहुंच गए थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग के नाम से पिंडदान किया है और पूजा पाठ के साथ पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? इस तरीके से समाजवादी पार्टी का विरोध जताने पर अपनी राय जुड़ने के तहत साथ भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और गायक रॉकी मित्तल पर रेप का आरोप लगाने वाली एक महिला समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते बताया है कि उन्हीं सभी के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने का यह मामला दर्ज किया गया। यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर रेप के आरोप लगे तो रेप का आरोप लगाने वाले और उनके साथियों पर वसूली के ही केस दर्ज कर लिए गए हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? भाजपा के नेता को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ना तो अपनी पोस्ट छोड़ी और ना ही कोई ऐसा फैसला लिया जिससे निष्पक्ष सही से इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो सवाल यह है कि क्या वाकई सही कदम उठाया गया होगा और महिला के खिलाफ कार्रवाई वाकई सही की जा रही है, या फिर उन पर दबाव बनाने के लिए नए मुकदमे उल्टा महिला पर दर्ज कर दिया गया है? आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरविंद केजरीवाल से विधायक की खरीद फरोख्त के मामले पर उठाए गए सवालों के ऊपर 5 सवाल चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल को भेजे। उनसे पूछा है कि आपने जो पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, क्या ये पोस्ट आपके द्वारा लिखा गया है या फिर आपके सहयोगियों ने लिखा है? दूसरा ये कि जो 16 कैंडिडेट के बारे में आप कह रहे हैं कि उनकी खरीद फरोख्त की जा रही है, उनको कौन से नंबर से फोन आया है उसकी डिटेल दीजिए। फिर ये कि किन लोगों को फोन आया उनकी डिटेल दीजिए, और ये भी एविडेंस दीजिए कि आपने जो आरोप लगाया कि पैसा मांगा गया है तो उसके सपोर्ट में क्या एविडेंस है, क्या कॉल की रिकॉर्डिंग है या फिर तमाम अन्य तरीके की कोई सबूत है, जो भी आपके पास है आप दीजिए। और अगर आपके पास ये सब नहीं है तो फिर बताइए कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्यों ना फेक न्यूज फैलाने, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाली कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ की जाए। जवाब अब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के सांसद अखिलेश यादव ने शुक्रवार को महाकुंभ में आग लगने की घटना पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान महाकुंभ में आग लगने की घटना पर कहा है कि सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ में आग लगा दी है, कुंभ की ही आग लगा दी गई है। दिल्ली में चुनाव परिणाम को लेकर सपा के नेता ने कहा है कि जब तक नतीजे नहीं आएंगे कोई कमेंट हम इस पर बिल्कुल नहीं करेंगे। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मूडा मामले में सीबीआई को केस सौंपने की मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने कहा है कि मामले से जुड़े दस्तावेजों से कहीं यह संकेत नहीं मिलता है कि लोकायुक्त की जांच पक्षपातपूर्ण, एक तरफा एवं कमजोर है, जिसके कारण इस अदालत को मामला विस्तृत जांच या फिर जांच के लिए सीबीआई को सौंपना पड़े। याचिका खारिज की जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों, सिद्धरमैया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने जोरदार तरीके का तमाचा मारा है और इस तरीके के किसी भी जांच पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अगर आप भी मानते हैं कि सिद्धरमैया को जानबूझकर सलाखों के पीछे भेजने के लिए सारे साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी सुप्रिया सुले के आरोप पर एकनाथ शिंदे ने किया पलटवार। बोले पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी और सुप्रिया सुले के आरोप पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये जब भी चुनाव हारते हैं तो ईवीएम, चुनाव आयोग और कोर्ट को कोसते हैं और 440 वोट का इनको झटका लगा हुआ है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि शिंदे जितना चाहे विपक्ष के खिलाफ टिप्पणी कर ले, लेकिन आखिर ये बात तो तय है कि शिंदे को बीजेपी ने ही निपटा दिया है। पहले मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाया, उसके बाद ना तो गृह मंत्रालय दिया गया, ना कोई मलाईदार मंत्रालय दिया गया। एक छोटा मोटा मंत्रालय देकर एक छुटभैया नेता की तरह उनको अपने साथ में बीजेपी रख रही है, क्योंकि भाजपा को पता है कि शिंदे कहीं नहीं जाएंगे और कहीं जाने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि बीजेपी के गठबंधन के दो यार ईडी और सीबीआई फिर किस तरीके से उनको ट्रीट करेगा। साथ साथ दोस्तों, मुश्किल में घिरे प्रशांत किशोर जेडीयू ने जन स्वराज पार्टी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने आरोप लगाया है और दावा किया है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज है जिनसे पता चलता है कि जन स्वराज पार्टी को बेंगलुरु में पंजीकृत कार्यालय वाले धर्मार्थ के फाउंडेशन से 50 लाख रुपए मिले हैं, दान मिले हैं। सवाल यह है दोस्तों कि कौन प्रशांत किशोर को इस तरीके से दान दे रहा है? क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए का ऐसा ही फर्जी तरीके से दान कर रहा होगा, मूड होगा तो 50 लाख रुपए का दान कर दिया होगा? इतना अमीर तो कोई भी नहीं है दोस्तों। जरूर प्रशांत किशोर ने इन सबसे कोई ना कोई वादा किया होगा, इसीलिए इनको दान दक्षिणा दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर को ये बेंगलुरु से पैसा कौन भिजवा रहा है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में सरकार है तो उनको जांच भी करनी चाहिए कि कौन ये धर्मार्थ के कार्य कर रहे हैं जो 50-50 लाख रुपए ऐसे ही बांट देते हैं फ्री में। साथ साथ दोस्तों, तुम लोग हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में उलझे रहे, उधर बिहार में काम शुरू कर दिया गया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर बिहार के लोगों को सचेत करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के लोगों के लिए संकेत है। आपको बता दें कि जो एक खबर छपी
छपी है उस खबर के अनुसार बिहार में लगभग 4 लाख नाम काटने की तैयारी चल रही है। अगले महीने ईसी की टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम बिहार जाएगी। सितंबर के आखिरी में आचार संहिता संभव है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि 4 लाख वोट काटने का ये क्या टारगेट लेकर चुनाव आयोग के लोग चल रहे हैं? क्या ये दिल्ली की तरह करना चाहते हैं जैसे दिल्ली में नाम काटे गए थे और जैसे महाराष्ट्र में नए नाम ऐड किए गए थे? क्या उसी तरीके का समीकरण यहाँ फिट करने की कोशिश की जा रही है? साथ विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सामने भारत और बांग्लादेश के बीच में उभरते विवाद को लेकर बयान जारी किया है दोस्तों। प्रवक्ता ने बताया है कि बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम को शाम 5 बजे साउथ ब्लॉक में समन किया गया था और भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि शेख हसीना का बयान उनका निजी बयान है, उसे भारत से जोड़ना नहीं चाहिए। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य भारत बांग्लादेश संबंधों में आ रही समस्या पर चर्चा को लेकर है और आपसी सहयोग की प्रतिबद्धता को दोबारा से स्थापित करने को लेकर है। साथ साथ उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को चैलेंज करते हुए कहा कि हिम्मत है तो एक भी सांसद तोड़ के दिखा दो। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने निशाना साधते हुए कहा है कि जैसे हमें पराजय स्वीकार नहीं, वैसे ही इन लोगों को अपनी जीत स्वीकार नहीं है। इतना बहुमत मिलने के बावजूद आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके लिए 1 महीना इनको लग गया। फिर मंत्री पद को लेकर, फिर पालक मंत्री के पद को लेकर आपस में भिड़े हुए थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज सुबह से खबरें प्लांट की गई कि शिवसेना के 6 सांसद फूटेंगे, पर मैं ये कहता हूं कि एक भी फोड़ कर दिखाओ, फूटेगा तो आपका सिर। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे बोल रहे हैं कि मैंने हिंदुत्व छोड़ा है, एक उदाहरण देकर दिखाया कि मैंने कब हिंदुत्व छोड़ा था। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी कहा कि आज राहुल गांधी ने फिर इतने मतदान कैसे बढ़े इसे लेकर सवाल खड़ा किया है। 5 महीने में कैसे इतने मतदान बढ़ सकते हैं? आज की पीसी में हमने ईवीएम की बात नहीं की, पर जो फर्जी वोटर्स घुसाए गए हैं उनके बारे में चर्चा की है। उन्होंने क्या किया? लोकसभा चुनाव का अभ्यास किया। जिस वार्ड में कम वोट मिले उस वार्ड में यह मतदाता घुसाए गए। जैसे उन्होंने मेरी पार्टी फोड़ी, वैसे ही मेरे देश के लोकतंत्र को इस तरीके से हत्या कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से फुल सपोर्ट राहुल गांधी को दिया है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी का चुनाव जीतने का क्या कारण है? लोगों ने सोशल मीडिया पर और भी कई कारण गिनवाए हैं। पहला है झूठ बोलना, दूसरा है फेक न्यूज फैलाना, तीसरा है हिंदू मुस्लिम करना, चौथा मंदिर मस्जिद करना, नफरत फैलाना, दंगे करवाना, अंधभक्त होना, आरएसएस, भारतीय निर्वाचन आयोग, ईवीएम, न्यायालय, ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस, पैसा, गोदी मीडिया, बीजेपी, आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये भी एक बड़े कारण है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि ये भी एक बड़े कारण है तो अपनी राय जो बताएगा। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए आज लगातार गिनती जारी है दोस्तों। ऐसे में एक बड़ी जानकारी जो है उसके अनुसार दिल्ली में कई एग्जिट पोल वाले दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये जो एग्जिट पोल करने वाले हैं ये साफ झूठे साबित होंगे? एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी को इन इलाकों में 50% के करीब वोट मिले हैं सर्वे के अनुसार। इतना ही नहीं, इस बार बीजेपी ने मुस्लिम मतदाता बाहुल विधानसभा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, लेकिन बीजेपी के मुफ्त की योजना भी लोगों को पसंद आई। इस तरीके के एग्जिट पोल में दावे किए गए हैं। क्या आप भी मानते हैं दोस्तों कि ख्याली पुलाव मात्र पकाए जा रहे हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, हकीकत से कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी कुछ ना कुछ मैनेज करने के लिए शायद ऐसा एग्जिट पोल करवाया जा रहा होगा? आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुप्रिया श्रीनेट बोली, कहा कमाल ही है, राहुल गांधी ने सवाल चुनाव आयोग से पूछा और सारे जवाब और आक्षेप बीजेपी वाले लगा रहे हैं। काहे इतनी उछल कूद मचा रहे हो भाजपाई? दुखती रग दब गई है क्या? लगता है क्यों ऐसा ही हुआ है क्या? कुल मिलाकर भाजपाइयों से यह सवाल है दोस्तों। देखते हैं भाजपा इस पर क्या जवाब देते हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी के प्रत्याशी पूजा विधानी को ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर विवाद का सामना करना पड़ रहा है। बसपा के प्रत्याशी आकाश मौर्य ने इस मुद्दे पर कोर्ट में संशोधित याचिका दायर की है दोस्तों, जिसमें पूजा विधानी के जातीय प्रमाण पत्र पर आपत्ति जाहिर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पूजा विधानी को ओबीसी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, यानी वो इलीगल तरीके से ओबीसी अपने आप को बताकर चुनाव लड़ रही है। देखते हैं क्या उनकी उम्मीदवारी चली जाएगी। साथ साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने नतीजे आने से पहले चुनाव निरस्त करने की मांग की है दोस्तों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांडे ने गुंडई और धांधली करने के आरोप लगाए। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे आने से पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चुनाव को निरस्त करने की मांग करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि गुंडई और धांधली के एक चुनाव करवाए गए हैं और इसीलिए चुनाव आयोग का कोई जमीर बचा नहीं है। तो फिर चुनाव को निरस्त करा के दोबारा कराया जाएगा, तभी विपक्ष संतुष्ट होगा, वरना चुनाव का कोई फैसला मान्य नहीं होगा। क्या फायदा है चुनाव लड़ने का जब आप वोट डाल नहीं पाएंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिया था लोगों को वोट देने का अधिकार, जो उनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है, राजनीतिक अधिकार है, उस पर ही पूरी तरीके से इन्होंने पाबंदी लगा दी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके साथ में आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ा खेला हुआ, जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के काफी करीबी सहयोगी विजय साई रेड्डी ने एक दूसरे के अभिन्न साथी माने जाते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। दोनों ने कठिन दौर में एक दूसरे का साथ दिया था, लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा है कि विजय साई रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाने के बाद अब पार्टी छोड़कर न केवल किनारा कर लिया है बल्कि राजनीति से भी संन्यास ले लिया है। मीडिया के सामने वाईएस जगन ने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि मैं आज आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं जो मेरे दिल के करीब है। विजय साई रेड्डी जो कभी मेरे सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे, अब हमारे साथ नहीं है। मैं उन्हें कोसना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजनीति में चरित्र और साख सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमें अपने मूल्यों से नहीं करना चाहिए कोई समझौता। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने जो संकेत दिया, ऐसा लग रहा है कि शायद विजय साई रेड्डी किसी और पार्टी के साथ समझौता कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में लेकर आ गई है? पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जगन मोहन रेड्डी की राजनीति को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं और आंध्र प्रदेश में वन
वन पार्टी सिस्टम, वन गठबंधन सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जो एक के बाद एक जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पड़ताल में उनके फंसने के चांसेस भी काफी ज्यादा है, क्योंकि पूरी तरीके से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। यहां तक कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है, तो अपने हिसाब से कार्रवाई करवा रहे होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आंध्र प्रदेश में विपक्ष को निपटाने का काम चल रहा है और आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, उनकी पार्टी खत्म कर दी जाएगी और वन पार्टी सिस्टम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को फायदा यह होगा कि उन्हें कोई चुनौती नहीं मिलेगी और इसके एवज में केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही होगी और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई केंद्र से करवानी हो तो भी आराम से चंद्रबाबू नायडू करवा सकते हैं। तो अपनी भी राजनीति साध रहे हैं और बीजेपी की भी राजनीति केंद्र में साधने में उनका सहायता दे रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चल रहा है। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को खरीदने का आरोप लगाया, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने 70 विधायकों की बैठक बुलाई तो इसमें 2 विधायक मौजूद नहीं थे, बाकी सारे लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जो 2 लोग नहीं है वे किसी काम के कारण यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। इस पर अलग अलग तरीके की थ्योरियां चलाई जा रही है, लेकिन सारी बातें गलत है। अरविंद केजरीवाल के साथ उनके 70 के 70 उम्मीदवार है। देखते हैं आज कौन कौन विधायक बनकर आता है, कौन कौन विधायक कहलाएगा और कौन कौन केवल उम्मीदवार बनकर रह जाएगा। साथ हरियाणा में निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से करवाने की मांग के लिए कांग्रेस पार्टी का पूरा डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा है। डेलीगेशन में दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग करते हैं और जब विपक्ष के लोग बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब स्थानीय चुनाव को निष्पक्ष रखवाना चाहते हैं और कम से कम स्थानीय चुनाव में लोगों का विश्वास बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि ये बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बैलेट पेपर का चुनाव कम से कम निकाय में तो होना ही चाहिए, तो अपनी राय जुले के साथ साथ अवध ओझा जो पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यहां से मनीष सिसोदिया को हटाकर अवध ओझा को मैदान में उतारा था। हालांकि अवध ओझा यहां पर चुनाव काफी कमजोर स्थिति में लड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अनिल चौधरी यहां ज्यादा मजबूत है और बीजेपी के नेता रविंदर सिंह नेगी के साथ उनका मुकाबला है। दोनों नेताओं में आपस में गुत्थम गुत्था देखने को मिल रही है। दोस्तों अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल चौधरी और ऐसे में अवध ओझा को संकेत मिल गए कि वो चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद था और हमेशा रहेगा, हर एक जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा देना। सभी कार्यकर्ता साथियों और पड़पड़गंज की जनता का तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपके साथ आपके हर सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। अवध ओझा के इस बयान से क्या आपको लगता है दोस्तों कि दिल्ली में कम से कम उनकी सीट के बारे में तो गारंटी से कहा जा सकता है कि हाथ से निकल चुकी है। शासक कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने पर शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस पार्टी ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। दोस्तों देश में 2 ऐसे पॉलिटिकल पोस्ट है जिसको राजनीति करने से दूर रहना चाहिए, बल्कि संवैधानिक पोस्ट है तो उनको राजनीति करने से दूर रहना चाहिए। गवर्नर का पोस्ट होता है और दूसरा विधानसभा के अध्यक्ष का पोस्ट होता है जो न्यूट्रल होने चाहिए। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से गवर्नर का इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से विधानसभा के स्पीकर का भी इस्तेमाल कर रही है जो निष्पक्ष होने चाहिए, सही पता चलता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भारत के संविधान का पालन नहीं करती, उसकी मर्यादा का पालन नहीं करती। दोस्तों आपको क्या लगता है रमन सिंह जो पूरे मुख्यमंत्री और अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या उनको निष्पक्ष होकर किसी भी पार्टी के लिए प्रचार करने से दूरी बनानी चाहिए थी? वो बीजेपी के मंच पर नजर आने लगे हैं। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आतंकियों जैसा सलूक जब मुंह में दही जम गया केंद्र सरकार पर क्यों बरसे? मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये अभागे भारत की जनता है जो रोजगार के अवसर तलाशने के लिए अमेरिका गए। हमारी लाचार और कमजोर सरकार की थाली बजाने वाली विदेश नीति की वजह से आज इन्हें अपमानित कर बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारत भेज दिया है। ऐसे लाखों युवा है जो देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार और देश प्रदेश के सरकारों के निकम्मेपन की वजह से मजबूरी में एक बेहतर भविष्य की तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाने को मजबूर है। लेकिन इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि इनके साथ इस तरीके तो दुर्व्यवहार किया जाएगा, इनके पैरों में जंजीर बांधी जाएगी, हाथों में जंजीर बांधी जाएगी और एक बंधुआ व्यक्ति की तरह बिहेव किया जाएगा। आकाश आनंद ने सही सवाल खड़े किए हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये देश के जनता का अपमान है, भारत सरकार और भारत की पूरी व्यवस्था का अपमान है, अमेरिका ने खुलेआम भारत का अपमान किया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ चांदी चौक से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी मुदित अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए एक बयान जारी करते हुए संदीप दीक्षित को लेकर कई सारी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि संदीप दीक्षित अपनी बहन लतिका के माध्यम से जगत सिनेमा के मालिक से कहकर वहां बना उनका चुनाव कार्यालय हटाने का प्रयास कर रहे थे। दरअसल दोस्तों अब संदीप दीक्षित पर कई सारे आरोप उनकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी सही से दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ी है, सबको पता है और संदीप दीक्षित की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। सांसद आरजेडी के सांसद मनोज झा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के दावे वाले बयान पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने दिल्ली में मीडिया से बात करने के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के दावे वाले बयान पर कहा है कि हमने लगातार कहा है कि पिछले 10 सालों में कई संस्थानों की साख और विश्वसनीयता गिरी हुई है, लेकिन इस गिरावट में सबसे ऊपर भारत का चुनाव आयोग है। मनोज झा ने कहा कि चिंता इसलिए है क्योंकि इससे राजनीति और लोकतंत्र का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आज तक महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या में हुए अभूतपूर्व वृद्धि को लेकर कोई जवाब नहीं आया है, कोई सार्थक जवाब नहीं आया है और जवाब मांगते हुए उन्होंने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी दोनों को कसूरवार ठहराया है। शासक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है जो 6 दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा। नया आयकर विधेयक अब अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और फिर इसे संसद की वित्त संबंधी
संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा, सूत्रों ने जानकारी दी है। दोस्तों सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी गई है और नया आयकर विधेयक अब अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। इसे संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। संसद के मौजूदा बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को खत्म होगा। सत्र 10 मार्च को फिर से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलने वाला है। नए विधेयक की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में की थी। शासक गुजरात सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को अब देशद्रोह और राजद्रोह के आरोप से भी मुक्त कर दिया है। दोस्तों बीजेपी में जाओ, पहले तो करप्शन माफ हुआ करते थे और अब राजद्रोह के मुकदमे भी माफ हो जाते हैं। वापस ले लिया गया है राजद्रोह का आरोप, यानी जब तक कांग्रेस पार्टी में थे हार्दिक पटेल तब तक वो राजद्रोही थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो कुछ दिन में उनको राजद्रोह के अपराधों से भी मुक्ति मिल गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक टाइम में राजद्रोह के अपराध में जेल में चक्की पीस चुके पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को अब मुक्ति मिल गई है। बीजेपी में गए, डुबकी लगाई और राजद्रोह के मुकदमे से मुक्ति मिल चुकी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी है जो सबसे ज्यादा असली पाप धोती है, बाकी कहीं भी जाइए नहा लीजिए, हो सकता है पाप धुल भी जाए, नहीं भी धुल जाए, लेकिन ये बात श्योरिटी है कि अगर बीजेपी में जाइएगा तो सारे पाप धुल जाएंगे और बड़े से बड़े पाप धुल जाएंगे, जब भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि राजद्रोह के मुकदमे क्यों ना हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखकर लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।